बाजार को लेकर कंफ्यूज्ड हैं? देखिए, दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और तेल की आसमान छूती कीमतों के बीच ये समझना वाकई मुश्किल है कि अपने पैसों का क्या किया जाए। लेकिन इस विश्लेषण में हम आपको इस मुश्किल दौर से निकलने के लिए एक बिल्कुल साफ और एक्शन लेने लायक प्लान देंगे। ये थोड़ा अजीब है ना? ब्रेंट क्रूड $120 के पार निकल गया, मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है, लेकिन फिर भी शेयर बाजार ऊपर भाग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो बाजार को इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो आखिर असल में चल क्या रहा है? अगले बस कुछ मिनटों में हम निफ्टी के वो क्रिटिकल लेवल्स डिकोड करने वाले हैं जो मार्केट की अगली चाल का साफ साफ इशारा देंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इस उथल पुथल के बीच मौके कहाँ छिपे हैं। आपको एक क्लियर सेक्टर बाय सेक्टर प्लेबुक मिलेगी जिससे पता चलेगा कि पैसा कहाँ लगाना है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हम उन स्टॉक्स की भी बात करेंगे जो डेंजर जोन में हैं और जिनसे आपको हर हाल में दूर रहना चाहिए, वरना पोर्टफोलियो को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हेडलाइंस में जो चल रहा है और ज़मीनी हकीकत में जो हो रहा है उसमें कितना बड़ा फ़र्क है। देखिए, बाजार में जो ये उछाल आया है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के शांति प्रस्ताव और ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले रोकने की खबरों की वजह से है। लेकिन एक मिनट, ईरान ने तो किसी भी तरह की सीधी बातचीत से साफ इनकार कर दिया है और उनका मिलिट्री ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अभी भी जारी है। मतलब बाजार एक ऐसी शांति पर बैट लगा रहा है जो अभी तक हुई ही नहीं है। तो ऐसे कंफ्यूजिंग माहौल में सिर्फ टेक्निकल लेवल्स ही हैं जो हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। निफ्टी के लिए 22,850 एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट लेवल है। अगर शांति की बातचीत फेल होती है और बाजार इसके नीचे फिसलता है तो सीधा 22,500 का डेंजर जोन खुल जाएगा। और ऊपर की तरफ जब तक बाजार 23,350 के रेजिस्टेंस को पार नहीं करता, हर उछाल को बस एक शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली ही माना जाना चाहिए। अब देखते हैं कि इस ग्लोबल संकट का सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर क्यों और कैसे पड़ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये है हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य, और ये भारत की इकोनॉमी के लिए एक बेहद ज़रूरी रास्ता है। देखिए, हम अपनी ज़रूरत का 80% से भी ज़्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं और ये रास्ता हमारी इकोनॉमी की आप कह सकते हैं सप्लाई लाइन है। यहाँ पर ज़रा सी भी गड़बड़ हमारे लिए एक सीधा और बहुत बड़ा खतरा है। और ये खतरा एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। समझिए, पहला डोमिनो, तेल की कीमतें बढ़ती हैं। दूसरा, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है जिससे भारतीय रुपया कमजोर होता है। तीसरा, रुपया कमजोर होने का मतलब है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी बाहर से आने वाली महंगाई। और चौथा डोमिनो, इस महंगाई को काबू में करने के लिए आरबीआई को इंटरेस्ट रेट घटाने का अपना प्लान टालना पड़ता है, जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पर ब्रेक लगा देता है। हाँ, मुझे पता है ये सब समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये डीप एनालिसिस काम का लग रहा है तो इसे लाइक करें और आगे भी ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। हमने एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जहां हम इन सब मुद्दों पर खुलकर चर्चा करते हैं। लिंक आपको चैनल पेज पर मिल जाएगा। तो चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, ऐसे मुश्किल वक्त में निवेश कहाँ करें। युद्ध के डर से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब FIIs इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। इस पैनिक के बीच हमारी स्ट्रैटेजी उन कंपनियों पर फोकस करने की होनी चाहिए जो या तो इस उथल पुथल से सीधे सीधे फायदा कमाती हैं या फिर एक डिफेंसिव शील्ड की तरह काम करती हैं। मतलब वो कंपनियां जो बाजार गिरे तब भी टिकी रहती हैं। हमारी पहली स्ट्रैटेजी है अपस्ट्रीम ऑयल और गैस कंपनियों में, जैसे ONGC और ऑयल इंडिया। ये वो कंपनियां हैं जो जमीन से तेल निकालती हैं। लॉजिक बहुत सीधा है। जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा होता है तो इनके प्रॉफिट मार्जिन सीधे सीधे बढ़ जाते हैं और ये इस क्राइसिस के सबसे बड़े बेनिफिशियरी बन जाते हैं। हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप इसे एक तरह का करेंसी हेज भी मान सकते हैं। जैसा हमने पहले समझा, तेल महंगा होने से रुपया कमजोर होता है। अब इन्फोसिस और HCL टेक जैसी IT कंपनियां डॉलर में कमाती हैं, तो जब ये डॉलर को रुपये में बदलते हैं तो कमजोर रुपया इनके मुनाफे को और बढ़ा देता है। तीसरी स्ट्रैटेजी, लार्ज कैप प्राइवेट बैंक। देखिए, FIIs ने पैनिक में HDFC और ICICI बैंक जैसे मजबूत फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स को भी जमकर बेचा है। ये गिरावट इन बैंकों के बिजनेस में किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं, बल्कि ग्लोबल पैनिक की वजह से है। ये समझदार निवेशकों के लिए इन क्वालिटी स्टॉक्स को डिस्काउंट पर खरीदने का एक बेहतरीन मौका है। और हमारी चौथी और लंबी अवधि की स्ट्रैटेजी है डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी। ये युद्ध आप समझिए एक वेकअप कॉल की तरह है। अब सरकारें एनर्जी सिक्योरिटी के लिए डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी जैसे कि सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन पर अपना खर्च तेजी से बढ़ाने वाली हैं। अच्छा, अब उस जरूरी हिस्से पर आते हैं कि किन सेक्टर्स से हर हाल में दूर रहना है। एविएशन, पेंट्स, टायर्स और कुछ FMCG कंपनियां। इन सेक्टर्स से फिलहाल दूरी बनाना ही सबसे समझदारी का काम है। कारण बहुत सीधा है, इन सभी का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल से जुड़े प्रोडक्ट्स ही हैं। जब तक कच्चा तेल महंगा रहेगा, इनकी कॉस्ट बढ़ी रहेगी और इनके प्रॉफिट मार्जिन पर जबरदस्त दबाव बना रहेगा। चलिए अब इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक साथ रखकर देखते हैं कि हमारा ओवरऑल नजरिया क्या होना चाहिए। ये स्लाइड आप देखिए पूरी कहानी को एक नज़र में बयां कर देती है। साफ दिख रहा है कि बढ़ते क्रूड और कमजोर रुपए का किस सेक्टर पर क्या असर हो रहा है। अपस्ट्रीम ऑयल के लिए ये डबल पॉजिटिव है, IT के लिए करेंसी एक बूस्टर है, जबकि पेंट्स और एविएशन के लिए दोनों ही नेगेटिव हैं।
इससे निवेश के फैसले लेना काफी आसान हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अपनी स्ट्रैटेजी को टाइम के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटें। शॉर्ट टर्म गेन के लिए अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए आईटी और प्राइवेट बैंक्स, और भविष्य बनाने के लिए मतलब लॉन्ग टर्म के लिए डिफेंस और ग्रीन एनर्जी। ये इस संकट को अवसर में बदलने का एक क्लियर कट रोड मैप है। एक बात तो तय है, जब तक बाजार सिर्फ हेडलाइंस पर चलेगा वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। तो आपके हिसाब से इस समय सबसे सेफ बेट किस सेक्टर में है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अंत में एक जरूरी सूचना, हम सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं है। ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी भी तरह की खरीदने या बेचने की सलाह न माना जाए। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें।